आज से हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि जो है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल है, तो क्या शामिल है? 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 सूचियाँ। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, परंतु ये सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क, ख, ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियाँ जोड़ी गईं और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में है क्या है? 400 से अधिक आर्टिकल। बात करें मिलान वाला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि मिलान करें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट का हो जाएगा ए। ठीक, संघीय सूची में 97 प्रविष्टियाँ हैं और राज्य सूची में जो है 66 प्रविष्टियाँ हैं और समवर्ती सूची में क्या हो जाएगा? 47 प्रविष्टियाँ हैं। ठीक, इसलिए थर्ड का भी, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करें संघीय सूची तो इसमें 97 प्रविष्टियाँ हैं, वर्तमान की गणना के अनुसार 98 और राज्य सूची जो है वो 66 प्रविष्टियाँ, वर्तमान में गणना के अनुसार 59। समवर्ती सूची इसमें 47 प्रविष्टियाँ हैं, वर्तमान में गणना के अनुसार जो है 52। निम्न शब्दों पर विचार करें तो ये हो जाएगा। फर्स्ट देखें, इसमें हो जाएगा पहले क्या हो जाएगा? सी वाला, मतलब सार्वभौमिक। ठीक है, अगर सही शब्दों को विचारानुसार क्रम लगाएं तो सबसे पहले हो जाएगा सी वाला। ठीक, फिर इसके बाद में हो जाएगा ए मतलब समाजवादी। नेक्स्ट हो जाएगा डी, ये थर्ड नंबर पे धर्मनिरपेक्ष और फिर फोर्थ पे प्रजातांत्रिक। तो देखो हमारा संविधान कैसा, देखो अगर देखा जाए तो सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन देखें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो ये चाहिए साधारण बहुमत। बात करें नए राज्यों के निर्माण के लिए संसाधन हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया यानी कि संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4 के 2 के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती। नेक्स्ट है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला, फर्स्ट और थर्ड। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये जो है
इनका जो है क्या हो जाएगा, जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। बात करें भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यह गैर नागरिकों विदेशी को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना, जो कह रहा है कि किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा वी, संविधान का अनुच्छेद 19(1) का ए जो है क्या हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान का अनुच्छेद 19(1) में जो है के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। बात करें एक्सप्लेनेशन, तो उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के 19(1) के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 को। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें क्योंकि ये इसका आंसर नहीं है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है, अतः यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानव अधिकार भी है और शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है। इस प्रकार विकल्प फर्स्ट और सी जो है वो दोनों सही हैं, मतलब ए और सी, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार दोनों सही हैं। बात करें भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से निम्न में से कौन से सूचीबद्ध हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फर्स्ट और सेकंड, मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। ये क्या है, भारतीय संविधान के 4th पार्ट में दिए गए हैं। नेक्स्ट है, अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 घ में समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि अनुच्छेद 350 का के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि भाग 4 में उल्लिखित नहीं है, इसका प्रभाव भी निदेशक तत्व जैसा है, परंतु यह राज्य द्वारा बाध्यकारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो ये जोड़ा गया है जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत दिया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। क्या करते हैं, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। एक्सप्लेनेशन देखें तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में वर्णित है, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और वो इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। यह अनुच्छेद जो है आर्टिकल 53 के 1 में दिया गया है। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, तथा यदि किन्हीं कारणों के कारण उपराष्ट्रपति अगर उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके, अगर मान लीजिए कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तब क्या होगा, उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 के अकॉर्डिंग, मतलब प्रेसिडेंसी क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट्स डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन बिल 1969। देखो, सबसे पहले देखो, अगर राष्ट्रपति नहीं तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का जो है
चीफ जस्टिस, और चीफ जस्टिस अगर नहीं है तो उसी न्यायालय जो उच्चतम न्यायालय है उसी का जो है वो मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर, मतलब जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो जो है कार्यभार राष्ट्रपति का संभालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? तो इसी ऑप्शन हो जाएगा 12वां। 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपतीय चुनाव संपन्न हुए थे। 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया था। यद्यपि कार्यकाल अनुसार उनका क्रम 14वां था। 25 जुलाई 2017 से देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। नेक्स्ट है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो यह हो जाएगा बी ऑप्शन, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन जाता है जब सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देता है। क्या है? जो अनुच्छेद 111 में विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति के संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत हो जाता है और वो अधिनियम तभी बन जाता है जब सदन के दोनों सदन द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति देता है, तभी वो जो है क्या बन जाता है? अधिनियम बनता है। अगर सहमति नहीं देता है तो विधेयक ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है कौन सा नंबर का? तो 12वां। मोहम्मद हामिद जो है अंसारी वो जो है 12वां। ठीक है, देखो अगर इनका नाम देखो श्री मोहम्मद हामिद अंसारी तो इनके नाम में ही 12 अक्षर आते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसीलिए 12वां स्थान है। ठीक है, ट्रिक दिमाग लगा लो थोड़ा सा। फिर देखो श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति अनुसार क्रमांक 12वां है, जबकि उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक जो है इनका वह 13वां। 11 अगस्त 2017 से एम वेंकैया नायडू देश के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो यह है बी ऑप्शन, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान या अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन है इसका। फिर से देखिए क्वेश्चन है भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो ये अटॉर्नी जनरल। बात करें एक्सप्लेनेशन, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायाधीश में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु वो किसी भी सदन में, सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक में या संसद की किसी भी समिति में बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता है। ये अनुच्छेद 88 में वर्णित है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहे, उसका मन हो तब तक। ठीक है, तो प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण जो है करता है। ये अनुच्छेद 76(4) में वर्णित है। अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन, फिर से देख लीजिए, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, महान्यायवादी। महान्यायवादी जो है एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। नेक्स्ट है कि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वो जो है सदन में लगातार 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। ठीक है, अनुपस्थित। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के चौथे के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक जो है समाप्त समझी जाती है जब वो 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अवधि में सदन के सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में होते हैं, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में टोटल कितने होते हैं? 250 सदस्य, जिनमें से राष्ट्रपति 12 को जो है अपने जो है मनोनीत करता है। ठीक है, अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 80 के 1 का ख में कहा गया है कि राज्यों के
संघ राज्यों के संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर राज्यसभा बनेगी। नेक्स्ट है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, तो ये हो जाएगा समाप्त होने का विषय नहीं है। जो है राज्यसभा का कार्यकाल कभी समाप्त नहीं होता है। बात करें अनुच्छेद 83 एक में कहा गया है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात वो एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा का के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। मतलब वो उनका जो टाइम पीरियड है वो 6 वर्ष का है और इसमें जो है विघटित नहीं होती है। ठीक है, वो 2/3 क्या है 1/3 जो है वो निवृत्त होते रहते हैं। नेक्स्ट है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता, तो ये हो जाएगा राज्यसभा का जो है राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। बात करें राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89 1 एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बात करें राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो ये होता है बी उपराष्ट्रपति। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो ये हो जाएगा क्या है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो ये जो है ये वाला सही नहीं है कि धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा से होती है। बी ऑप्शन नहीं सही। बाकी धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है और लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है। फिर है कि राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। बात करें अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109(2) में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन की अवधि में पारित करना होगा। साथ ही राज्यसभा सिफारिशों सहित विधेयक लोकसभा को 14 दिनों में वापस करेगी। इससे ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन संबंधी मामलों में शक्तिहीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन विधेयक पेश किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है केवल लोकसभा में। फिर है कि लेखा अनुदान बना है, तो ये किससे बना है, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। बात करें विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही समेकित कोष में कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और नई सरकार विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए या किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक के पारित होने के पहले ही रुपयों की आवश्यकता हो, तो अनुच्छेद 116 का के तहत लोकसभा लेखा अनुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। अनुच्छेद 116 में यह व्यवस्था है यदि आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता हो, जैसे युद्ध के समय, तो संसद सकल राशि की स्वीकृति दे सकती है। इसे अनुदान इनकी वोट ऑफ क्रेडिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इनमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की भी सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का परीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा 1967-68 से है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही
नहीं है। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। बात करें सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो ये है राज्यपाल। क्या है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल है। संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वो इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। नेक्स्ट है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो ये करता है राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना त्यागपत्र जो है अपना पद त्याग कर सकता है। क्या है? हस्ताक्षर पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। फिर से देखिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। फिर इससे पूर्व वो राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है, यानी कि पद त्याग सकता है। और 217(1) के का साथ ही मतलब 217(1) का में साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या समर्थता मतलब असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से जो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जो है बात करें 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल सघन अदालत का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने किया। इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना है। इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने की थी। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352 में कहा गया है। जो है किस चीज़ पे? आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल की बात कही गई है। अनुच्छेद 352 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो उस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। ध्यातव्य की मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संशोधन 1978 के सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया है। अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। अनुच्छेद 356 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अनुच्छेद 360 में कहा गया है यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वो वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन 61वें संशोधन 1989 से। जो है मतलब 61वें संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ है, उससे केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाएं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो है किया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा के आम चुनाव में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। सी ऑप्शन हो जाएगा 61वें संशोधन द्वारा। फिर है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है, तो ये हो जाएगा, देखो सरकारी भाषा का है तो सी ऑप्शन 18। 92वें संविधान संशोधन जो कि 2003 से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, जो इस संशोधन के बाद अब 22 हो गई है। नेक्स्ट है कि CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में ANDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। ये जो है बलवंत राय मेहता समिति में ही ये कहा गया कि जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय जो है प्रणाली का सुझाव दिया गया। वर्ष 1952 में प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसे CDP कहते हैं, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और वर्ष 1953 में प्रारंभ राष्ट्रीय विस्तार योजना, जिसे NES के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष 1957 में किया गया था। इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित, यह है सी ऑप्शन, बड़े देशों के लिए आदर्श। कह रहा है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है, बड़े देशों के लिए आदर्श, ये सही नहीं है। बात करें केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगी इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं, एक केंद्र सरकार तो दूसरी राज्य सरकार। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन में उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अतः केंद्रीय शासन व्यवस्था में त्वरित निर्णय, लचीलापन एवं कानून की एक रूपता का परिचायक है, परंतु यह छोटे देशों के लिए आदर्श व्यवस्था होती है, ना कि बड़े देशों के लिए। नेक्स्ट है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, बलवंत राय मेहता समिति। बात करें सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश दी। इसके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर पर। नेक्स्ट है कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की, तो जो है अशोक मेहता समिति जो है वो पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। बात करें 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय प्रतिमान के स्थान पर द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की गई, जिसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद तथा 15,000 से जो है 20,000 जनसंख्या गाँवों के समूह पर मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, तो ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक प्राधिकरण जो है पंचायत समिति है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक प्राधिकारी है, जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय एवं पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती है। यह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करती है। क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उप प्रमुख तथा एक कनिष्ठ उप प्रमुख चुने जाएंगे। क्षेत्र पंचायतों को सौंपे गए कार्य समितियों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे तथा इसके लिए निम्न समितियों
निम्न समितियां गठित की जाएंगी: शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, नियोजन एवं विकास समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति व प्रशासनिक समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रशासनिक प्राधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 1206। बात करें 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अब अनुसूचित जाति की सूची में अनुसूचित जातियों की संख्या 1206 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 सदस्य जो है 5 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस एवं चीन। शेष 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, मानव अधिकारों के संरक्षण से। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में लंदन के एक बैरिस्टर पीटर वेनेसन ने की थी। वर्ष 1961 में पीटर वेनेसन ने विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरोध में द फॉरगॉटन प्रिजनर्स नामक एक लेख लिखा। एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं विचारों का एक मूर्त रूप है जिसका मुख्यालय लंदन में है। नेक्स्ट, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है, तो उसका नाम है न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी। न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी, जिसे सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी भी कहते हैं, चीन की समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा येलो बुक, ये फ्रांस। ठीक है, फ्रांस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। जो है येलो बुक फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी बेंगलुरु में। भारत के बेंगलुरु में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना ठीक है, अगस्त 1987 में बेंगलुरु में की गई थी। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई, तो ये की गई थी 1965 में। सीमा सुरक्षा बल, जिसे बीएसएफ कहते हैं, इसका गठन 1 दिसंबर 1965 में किया गया, जो भारत तथा पड़ोसी देशों की सीमाओं पर तैनात किए जाते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप के क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, 26 नवंबर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो ये अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, तो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र।
प्रश्न में दिए गए शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित किए गए हैं। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इनमें ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कौन से 42वें? जोड़े जाने के पश्चात संविधान में इन शब्दों का निर्धारित क्रम है। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि संविधान में उल्लिखित शब्द ये हैं। क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा। एक सार्वभौम, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र देख लीजिए। एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। हम भारत के लोग शब्द से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है, अतः भारत के लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है जनता सर्वशक्तिमान है और किसी भी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। प्रजातंत्र का आशय है जनता के लिए जनता की सरकार, अर्थात लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार होता है। भारत में भी प्रजातंत्र का यही आशय है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। बात करें संविधान वेत्ताओं ने संविधान को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया है। एक है संघात्मक तथा एकात्मक। एकात्मक संविधान वह संविधान है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती हैं, जो प्रायः केंद्रीय सरकार होती है। इनमें प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसके विपरीत संघात्मक संविधान वो संविधान है जिसमें शक्तियों का केंद्र एवं राज्यों में विभाजन रहता है तथा दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विधिवेत्ताओं में काफ़ी मतभेद रहा। संविधान निर्माताओं के अनुसार भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है, किंतु प्रोजेनिंग्स को भारतीय संविधान को एकात्मक मानने में आपत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम बात करें प्रोवेयर ने इसे अर्धसंघीय संविधान अथवा एकात्मक संविधान जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप में है कहा है। जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान में केंद्रीयकरण की सशक्त प्रवृत्ति है, अतः उपयुक्त विश्लेषण से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान न तो विशुद्ध संघात्मक और न ही विशुद्ध एकात्मक है, बल्कि यह प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, दल बदल विरोधी कानून से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। इसे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि सुधार। तो क्या है भूमि सुधार? भूमि सुधार जो है वो राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत है। नेक्स्ट है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो ये हो जाएगा भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारतीय नागरिकता देखो और जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा और किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा इससे प्राप्त की जा सकती है, लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में संशोधित 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीके से प्राप्त की जा सकती है, जैसे जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा, रजिस्ट्री द्वारा। भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है, ये नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। नेक्स्ट है कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ये पारित हुआ, बी ऑप्शन हो जाएगा 11 दिसंबर 2019। 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून पारित हुआ। बात करें नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में
9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया एवं उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। नेक्स्ट है विधि का नियम या कानून। अधिराज्य का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विधि का नियम या कानून का अधिराज्य, जिसका मतलब होता है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। अगर बात करें विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का तात्पर्य सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का नियम का सामान्य अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही कानून किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता या एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। बात करें मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 को प्राप्त है। उपर्युक्त न्यायालय अपनी इस शक्ति के प्रयोग में 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं: परमादेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण अधिकार, पृच्छा, उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19(1) का जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो ये संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मूलाधिकारों से हटा करके अनुच्छेद 300 का में शामिल करके केवल विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी जो है कहा जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अधिकार परीक्षा। ये जो है संवैधानिक उपचारों में से पोस्टमार्टम जो है इसे कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णित है, को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा मतलब क्वेस्ट वारंटो, ठीक है, को संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम भी कहा गया है। यह एक कार्यवाही है जिसके द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। इसके अतिरिक्त उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम रिट कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी निर्णीत न्यायिक कार्यवाहियों की जांच की जाती है। पोस्टमार्टम भी एक कार्यवाही है जिसमें मृत व्यक्ति के मरने के दावे की वैधता की जांच की जाती है। इसीलिए उत्तर जो है ई सही है और बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में विकल्प डी सही माना है। ठीक है, मतलब वो लोग डी माने हैं लेकिन सही होगा ई। ठीक, कौन सा? ई, एक सेकेंड, ये वाला। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। ये वे आदर्श हैं जिन्हें किसी राज्य के द्वारा नीति के निर्माण एवं कानूनों के क्रियान्वयन में ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? सी ऑप्शन हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान करता है।
नेक्स्ट है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नीति निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय हैं। बात करें राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है क्योंकि निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। निदेशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश हैं, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के प्रति दिए गए सुरक्षा की गारंटी है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इसके तहत मौलिक कर्तव्यों से संबंधित भाग 4 का एवं अनुच्छेद 51 का को शामिल किया गया। मूलतः मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को आचार आदर्शों के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है, तो हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो हो जाएगा बी ऑप्शन। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। यह अनुच्छेद 51 का च में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है वो संसद का हिस्सा होता है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर संसद का निर्माण करता है। इस प्रकार वो संसद का अभिन्न अंग है और मतलब है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो अनुच्छेद 55(3) है उसके अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा होता है। इसलिए विकल्प बी और सी दोनों सही हो जाएगा। बी और सी एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा और आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। नेक्स्ट है अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो डी ऑप्शन संसद द्वारा। अनुच्छेद 56 के खंड 1 में उपखंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकेगा। बात करें भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है तो राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वो इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है, तो ये है बी ऑप्शन हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। वे सिविल सर्विसेज बोर्ड के प्रधान अध्यक्ष होते हैं। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारत सरकार के नागरिक सेवा के प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिवासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार केंद्र सरकार की अधिवासी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर मतलब हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। वो ऐसा जो है करता है कब, हथियार बंद विद्रोह के आधार पर यानी कि सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण के आधार पर अथवा युद्ध के आधार पर। नेक्स्ट है प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, हो जाएगा किसके कहने पर, गवर्नर। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन
राज्यपाल यानी कि गवर्नर की रिपोर्ट मिलने पर लागू किया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो हो जाएगा बी ऑप्शन। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्य के राज्यपाल को है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त होता है कि वह जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या समर्थता मतलब असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे दिया है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तो बिहार से। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे। वो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। आपको बता दें कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट है कौन सा कथन असत्य है, तो ये वाला कथन असत्य है। मतलब उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। और ये सब सही है कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये सब सही है। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो ये होता है उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 तथा अनुच्छेद 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट है भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, तो ये है केंद्रीय सरकार का। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। हमारा संविधान मंत्रिमंडलीय प्रणाली को मान्यता देता है। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। प्रमुखता यह लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय से राष्ट्रपति को संसूचित करे और जानकारी राष्ट्रपति मांगे वो दे। नेक्स्ट है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा केवल लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगी। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, तो ये आप लोग बताएंगे। अगला है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, तो किसके अधीन, जो है विधायिका के अधीन। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है और कार्यपालिका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई एक से अधिक। अगर हम आंसर की बात करें तो शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियाँ होती हैं, एक होता है संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, अतः विकल्प ई सही होगा। नेक्स्ट है भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन लोकसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद
75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चूँकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं, अतः वे भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वो है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 352 में। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से असंसूचित करे। नेक्स्ट है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर अटॉर्नी जनरल परामर्श देता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल, जिसे महान्यायवादी कहते हैं, इसकी नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी और राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है। नेक्स्ट है, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत का महान्यायवादी जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को जो है एडवोकेट जनरल परामर्श देता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल, जिसे महाधिवक्ता, की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। वो राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है, अनुच्छेद 165 के तहत। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के 2 राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? तो आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन जो है 1956 वर्ष में हुआ। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।